हूं आपके साथ मनोज। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। धर्म नगरी सीतापुर में सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर भक्ति, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। पुलिस लाइन से बाबा जंगलीनाथ मंदिर तक निकाली गई विशाल कलश यात्रा में राज्य मंत्री राकेश राठौर सहित जनप्रतिनिधि और जिलाधिकारी सहित हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पूरे मार्ग पर बाबा जंगलीनाथ की जय के उद्घोष गूंजते रहे, जिससे शहर का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। निश्चित रूप से लाखों साल पहले भगवान चंद्रदेव जी को जब अभिशाप हुआ था तो उनके द्वारा ये सोमनाथ जी के मंदिर की स्थापना हुई थी और सोमनाथ मंदिर की स्थापना के बाद में निरंतर पूजा अर्चना चलती रही। लेकिन मुगलों के द्वारा जो आक्रमण किए गए, मोहम्मद गजनवी और इनके द्वारा जो 17 बार आक्रमण किए गए, उन 17 बार आक्रमण के बाद में क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। कहते हैं ना कि भोलेनाथ जी त्रिकालदर्शी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और उनके लिए कहा जाता है कि भाव्यू मेट सकई त्रिपुरारी, जो सबका कल्याण करते हैं, सबका उन्नति प्रदान करते हैं, उनको कौन मिटा सकता है। ऐसे हमारी आज़ादी के बाद 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया। सपा सांसद इकरा हसन ने बागपत दौरे के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए 90 लाख वोट काटे गए और 27 लाख लोगों के आवेदन पर सुनवाई किए बिना चुनाव करा दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को खत्म कर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। किसानों के मुद्दे पर इकरा हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को देश में सबसे कम गन्ना मूल्य मिल रहा है और किसान बदहाल है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोज हत्या की घटनाएं हो रही हैं, जबकि सरकार सिर्फ दावे कर रही है। महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सपा सांसद ने सरकार को घेरा और दावा किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को गन्ना भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और डिजिटल पेमेंट तुरंत किया जाएगा। कि बंगाल का जो चुनाव है वो जिस तरीके से भाजपा सरकार लड़ी है, एसआईआर करा के पहले 90 लाख लोगों के नाम काटे, 27 लाख लोगों ने आवेदन दिया, वो आवेदन पे भी कोई जवाब नहीं आया, उससे पहले ही चुनाव हो गया। तो इस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करके जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो इससे तो बेहतर ये है कि प्रधानमंत्री खुद ही घोषित कर दे कहाँ उन्हें कौन सा मुख्यमंत्री बनाना है। ये तरीका नहीं होता। और अंतर भी 27 लाख लोगों ने आवेदन दिए और 13-14 लाख का ही अंतर रहा है वोटों का। तो अगर सबके वोट पड़ते, सही तरीके से पढ़ने दिए जाते, तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। श्रावस्ती से खबर है, लोक जनशक्ति पार्टी का बड़ा सियासी दावा। यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, जरूरत पड़ी तो बीजेपी से अलग लड़ेंगे चुनाव। अशरफ अंसारी सीट बंटवारे पर पार्टी तैयार कर रही मजबूत सीटों की सूची। चिराग पासवान की पार्टी ने यूपी में बढ़ाई राजनीतिक सक्रियता। श्रावस्ती से खबर है, लोक जनशक्ति पार्टी का बड़ा सियासी दावा है। यूपी के सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। जरूरत पड़ी तो बीजेपी से अलग लड़ेंगे चुनाव। अशरफ अंसारी सीट बंटवारे पर पार्टी तैयार कर रही है मजबूत सीटों की सूची। आगामी विधानसभा चुनाव तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि विधानसभा चुनाव ही हमारा कोई मोटिव है या उद्देश्य है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी प्रदेश ही नहीं देश में, जैसे आपके यहाँ आपके प्रदेश में MY का एक अलग समीकरण चलता है, हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो उद्देश्य है, जो विजन है, वो MY अलग है। उनका MY जो है महिला और युवा है और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। प्रदेश में हमारे यहाँ बिहार प्रदेश में अभी देखे होंगे विधानसभा का चुनाव हुआ है, विगत लोकसभा का चुनाव हुआ है। मथुरा के थाना बरगोरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित करीब 9,15,000 रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर क्षेत्राधिकारी गोवर्धन और नायब तहसीलदार सदर की मौजूदगी में की गई। पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पवन पर संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। प्रशासन ने कृष्णाधाम कॉलोनी और नगला काशी स्थित 2 प्लॉटों को कुर्क कर
वहां जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा कुर्कशुदा की बोर्ड लगाए। पुलिस का कहना है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। मोगर्रा पुलिस के द्वारा आज एक अपराधी है पवन पुत्र जियालाल निवासी एकतरा, ये डौकी आगरा का रहने वाला है, जो कि यहाँ गैंगस्टर में जेल गया था जनपद मथुरा से, थाना मोगर्रा से। इसमें आज गैंगस्टर की 14(1) की सेक्शन के अंतर्गत इसके द्वारा जो अवैध कार्य करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। झांसी से खबर है, होटल में प्रेमी प्रेमिका ने खाया जहर। इलाज के दौरान दोनों की मेडिकल कॉलेज में मौत। होटल के कमरे में दोनों अचेत अवस्था में मिले। प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है ये मामला। नवाबाद थाना पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट स्थित वकीलों के चैम्बर को लेकर हुआ विवाद में गोलीबारी का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो वकीलों के बीच चैम्बर पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान के पिता एडवोकेट इमामुद्दीन और उनके एक रिश्तेदार घायल हो गए। एडवोकेट इमामुद्दीन का आरोप है कि सुबह नमाज के बाद जब वह अपने चैम्बर पहुंचे तो दूसरे पक्ष के वकील अपने साथियों के साथ ताला तोड़ रहे थे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। सूचना मिलने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप लगाया गया। सूचना पर बुलंदशहर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बदायूं से खबर है, गंगा एक्सप्रेसवे पर हुआ एक बड़ा हादसा। टायर फटने से अनियंत्रित होकर डबल डेकर बस पलटी। बस पलटने से करीब 3 दर्जन लोग बस के नीचे दबे। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बदायूं के मूसाझार थाना क्षेत्र का है ये मामला। ललितपुर में 12वीं के छात्र पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट में तरबूज खरीदने पहुंचे युवक अभय प्रताप पर तरबूज विक्रेता ने हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार अभय ने तरबूज कम तोलने पर दुकानदार से सवाल किया था, जिससे नाराज होकर आरोपी ने तरबूज काटने वाले धारदार हथियार से छात्र पर कई बार वार कर दिए। हमले में छात्र के हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पीड़ित के पिता परमाल सिंह यादव ने सदर कोतवाली में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बच्चा अभी गया था सब्जी लेने जी, तो वहाँ सब्जी मंडी पहुँचा जी, तो सब्जी वाले से तरबूज लेने लगा जी। तरबूज से उसने कहा कि भैया ये थोड़ी तौल में कम है, आप सही तौलो इसे। तो उसने कहा नहीं ऐसे ही हमारी मशीन ख़राब है। तो अचानक वो ऑफिस में आकर उसने छुरा और सब्जी काटने वाली मशीन से बच्चा पे हमला कर दिया। अच्छा, कहाँ कहाँ चोट है उसको? कहाँ पे है और यहाँ हाथों पे है, और उसने जान से मारने की भी धमकी दी है बच्ची के लिए। क्या में पढ़ता है आपका बच्चा? 12वीं में पढ़ता है। CBSE बोर्ड की एग्जाम दी है बच्चा ने। लखनऊ में बिजनौर थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय सूरज गौतम हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। बिजनौर पुलिस ने मामले में एक आरोपी और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 50 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद हत्या में इस्तेमाल चापड़ और खून लगी ईंट बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशरफ नगर गांव निवासी अनिल कुमार यादव के रूप में हुई है, जो एक मॉल में स्वीपर का काम करता है, जबकि दूसरा आरोपी 17 वर्षीय छात्र बताया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी मां को सूरज गौतम के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद हत्या की साजिश रची थी। एक युवक सूरज गौतम का शव बरामद हुआ था। तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें थाना बिजनौर एवं एसओजी सोलंस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है।
इनमें से एक अभियुक्त का नाम अनिल यादव है, दूसरा बाल अपचारी है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि मृतक सूरज का अभियुक्त अनिल यादव की मां से अवैध संबंध थे। लगभग 2 साल से ये अवैध संबंध चल रहे थे और लगभग 2-2.5 महीने पहले अभियुक्त अनिल ने इनको आपत्तिजनक अवस्था में भी देख लिया था। इसने सूरज को कई बार मना भी किया, इसके बाद भी सूरज नहीं माना। तब इसने इसकी हत्या करने का प्लान। श्रावस्ती से खबर है, दरवाजा लगाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट और हिंसक झड़प का वीडियो वायरल। हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में दी तहरीर। मिर्जापुर में फर्जी अपहरण कांड का खुलासा, यूट्यूबर महिला पत्रकार ने खुद रची थी साजिश, महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस पर दबाव और वसूली के लिए रचा गया ड्रामा, हाथ पैर बंधवाकर बनाई गई फर्जी किडनैपिंग की कहानी। वाली क्षेत्र के विजय टॉकीज गुरुलपार इलाके में महिला से मारपीट और दबंगई का मामला सामने आया है। पीड़िता मदीना खातून ने आरोप लगाया है कि पुराने मकान में निर्माण कार्य के दौरान पड़ोसी अमजद खान अपने भाइयों के साथ पहुंचा और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में गाली गलौज करते हुए मारपीट की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्ष देवरिया सदर कोतवाली थाने पहुंचे, जहां समझौता हो गया। लेकिन पीड़िता का आरोप है कि घर लौटते समय अमजद ने बाइक से पीछा कर काली मंदिर के पास दोबारा मारपीट की और बाद में घर पहुंचकर परिवार के अन्य लोगों के साथ हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जमीन का मामला था, हमारे ससुर वकील थे और उनका जगह था बैठने का। ये लोग अब अपना हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं लोग कि यहाँ कोई निर्माण नहीं हो सकती है। वहाँ हम दरवाज़ा खुलवा रहे थे तो दरवाज़ा भी बंद करवा दिए लोग और ताला लगा दिए हैं लोग। और उसी लिए हम लोग पुलिस बुलाए थे। उसी जब दरवाज़ा खुलवा रहे थे तो ये पुलिस बुलाएं और हम लोग को धमकी देने लगे। पुलिस के सामने हम लोग को बोले। उन लोग का नाम है डॉक्टर अमजद, डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर सलीम। उन्नाव जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के पीतनहारा गांव में महाकाल नाम के एक व्यक्ति ने जीवित रहते हुए खुद की 13वीं और अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर डाली। जानकारी के अनुसार वह पहले गंगा घाट पहुंचे, जहां स्नान करने के बाद धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार स्वयं का पिंडदान किया। इसके बाद गांव में बकायदा मृतक भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें ग्रामीणों और रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराया गया। जिंदा व्यक्ति की खुद की 13वीं का यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा रहा है तो कोई अंधविश्वास बता रहा है। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में मंगटिया गांव निवासी कुसुम पांडे ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनको मृत दिखाकर उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता कुसुम पांडे ने मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र लिखकर शिकायत दी है। साथ ही 1076 पर भी सूचना देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी है वह इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। मामला ये कि 2 महीने से मतलब राशन नहीं मिला हमको। अच्छा, तो जो है राशन की दुकान पे जाते हैं तो क्या बताते हैं? बताते हैं कि आपका राशन कार्ड कट चुका। अच्छा, कारण क्या है? कारण जब पता लगा कि मृत घोषित कर दिया हमको। किसने बताया और कहाँ से पता चला? सेवा केंद्र से पता लगा है। अच्छा, कोई साक्ष्य दिया आपको? साक्ष्य यही बताया कि मतलब आप मृत घोषित हैं। हाँ। और आपका राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं होगा।
पीलीभीत ने IGRS रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण को लेकर जिला प्रशासन की कार्यशैली की जमकर सराहना हो रही है। डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की मॉनिटरिंग और लगातार समीक्षा के चलते शिकायत समाधान प्रक्रिया में तेजी आई है। खास बात यह है कि डीएम स्वयं पीड़ितों को फोन कर फीडबैक ले रहे हैं और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर पैनी नजर रखी जा रही है। बेहतर प्रदर्शन के चलते पीलीभीत अब प्रदेश में शिकायत समाधान का मॉडल जिला बनकर उभरा है। श्रावस्ती में उद्योग व्यापार संगठन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में प्रदर्शन किया। विकास भवन से कलेक्ट्रेट परिसर तक व्यापारियों ने रैली निकालकर महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के खिलाफ नाराजगी जताई। संगठन ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून का समर्थन करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। इस दौरान राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई। महिला आरक्षण बिल के विरोध पर जताई नाराजगी। राज्यपाल के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। भारत जो है नारी शक्ति अधिनियम है उसको लागू करें और जो विपक्षियों द्वारा उनको प्रस्ताव गिराने का काम किया है वो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग इसकी कठोर निंदा हमारा संगठन करता है और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार पुनः ये प्रस्ताव